बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सॉफ्टवेयर का डिमॉन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूँ ताकि सबको नॉलेज हो जाए कि क्या क्या फीचर्स हैं और किस किस तरह से यूज़ करना है सॉफ्टवेयर को। ठीक है, सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर को इस तरह से रन करूँगा डबल क्लिक करके। सबसे पहले पास लॉगिन का फॉर्म ओपन हो रहा है। एडमिन और मैंने से आई डी पासवर्ड डाला। सबसे पहले इसने ये किया कि इसने सारी एपीआई जो है वो लोड कर दी। ठीक है, इससे आसानी हो जाती है ताकि फ्यूचर में जब हम फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं तो जल्दी ऐड करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे टॉगल है लाइव और प्रोडक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सैंड बॉक्स पे अगर हम चले जाते हैं तो सैंड बॉक्स में टेस्टिंग फेज पे चले जाते हैं। ठीक है, अगर हम हमारे पास प्रोडक्शन की एपीआई मौजूद है तो हम लाइव प्रोडक्शन में भी काम कर सकते हैं। अभी हम सैंड बॉक्स टेस्टिंग पे रहते हैं। ठीक है, अब इसके पास सबसे पहले ये ऑथेंटिकेशन कीज़ हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो एक्सेस टोकन होते हैं, एक सैंडबॉक्स होता है और एक प्रोडक्शन एक्सेस टोकन होता है। ये दोनों एक्सेस टोकन हमें यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, ये दूसरे क्लाइंट्स के हैं, आपको आपके अपने एक्सेस टोकन मौजूद होंगे, हर क्लाइंट के एक्सेस टोकन डिफरेंट होंगे। ठीक है, यहाँ आप उसको लिख के अपडेट कर सकते हैं। अभी हम सैंडबॉक्स भी एक्सेस टोकन को यूज़ करते हुए ही सारे प्रोसेस को जो है परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे उसके बाद एक्सेस टोकन हमने देख लिए सारे ऑथेंटिकेशन कीज। इसके बाद कंपनी की इन्फॉर्मेशन, जो कंपनी ये सॉफ्टवेयर को चला रही है उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन जो है, एन बिजनेस नेम, प्रोविंस नेम, एड्रेस, STR नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हम पहले ही इससे सेव करवा लेते हैं क्योंकि ये फ्यूचर में आगे जो है इनवॉइस जनरेट करते हुए बार बार इस्तेमाल की जाती है, तो एक मतलब हम पहले ही इसे सेव करवा लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत लिखता है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अगेन आप एक अपने साइन फंक्शन फीड करेंगे और आप सेव कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप जो ऑप्शन नजर आ रहा है वो है कस्टमर्स का। कस्टमर का सिनेरियो ये है कि जितने भी आपके कस्टमर्स हैं जिनसे आप जिनके लिए आपने इनवॉइस जनरेट करनी है, तो उन कस्टमर्स को आप एक मतलब यहाँ पे अपने पास सिस्टम में फीड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास फीड हैं। इसमें आपको कस्टमर नेम है, NTN है, NIC है, सेल टैग रजिस्ट्रेशन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, प्रोवेंस है, एड्रेस है, रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड क्या है, जो जो हम कस्टमर आपके सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं ये वो रजिस्टर्ड आएंगे, और जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है वो अनरजिस्टर्ड आएंगे। ठीक है, बाकी आपने जो इन्फॉर्मेशन दे देनी है, जो जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन आगे इनवॉइस जनरेट करते हुए यूज़ हो रही होगी कस्टमर्स की। एक मतलब आप फीड कर देंगे तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी है कि आप ये सारी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मतलब आप कहीं पर फर्दर हमें यूज़ करना है तो ये एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन एक्सेल में एक्सपोर्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय को गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है, डिलीट करना है, तो वही प्रोसेस है कि हमने सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू रिमूव दिस रिकॉर्ड, तो आप यस करेंगे तो रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्रोसेस चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स इस तरह से वर्क कर रहे हैं कि प्रोडक्ट के सब आपको जैसे पता है कि HS कोड्स होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं HS कोड को सिलेक्ट करता हूँ तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे HS कोड की डिस्क्रिप्शन आ जाती है। आपने करना इस तरह से है कि जितने HS कोड प्रोडक्ट्स आपकी यूज़ होती हैं उनकी HS कोड के ना सेलेक्ट करके आपने एक डिस्क्रिप्शन दे देनी है उसे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक आइटम है। ठीक है, अ, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टेशनरी का। अभी पहले यूज़ नहीं हो रहा, उसमें यूज़ हो रहा है। मैं इस आइटम को सिलेक्ट करता हूँ और उसको मैं स्टेशनरी कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका मैं जो भी है अगर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इसका आप जो है UOM जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब स्टेशनरी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ जाती हैं आपकी, आप जो सेल कर रहे हो, जो इनवॉइस जिसकी इनवॉइस जनरेट हो रही है, तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। जिस तरह से मैं पेंसिल, रूलर, ठीक है, पेन और शार्पनर, इस तरह के जितने भी आइटम्स हैं जो इस HS कोड के अंदर आपके पास आते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने सारे अपने जो है आइटम के नाम लिख लिए, कॉमा सेपरेटेड, और उसको एक डिस्क्रिप्शन नेम दे दिया इस HS कोड के अगेंस्ट। ठीक है,
ये एक मतलब हमें सेटिंग करनी होगी ताकि आप फ्यूचर में आप उससे गलती के चांसेस ना हो और आपके इन्वाइसेस जो है जल्दी से जल्दी बन सके। ठीक है, ये डिसाइड कर लिया कि आपने एच एस कोड के अगेंस्ट एक आपने एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे दी और उसके अंदर सारे आइटम्स जो आपके आते हैं वो आपने डाल दिए। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे आइटम्स आ रहे होंगे और उसके आपने यूएम भी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद पेमेंट सेटिंग्स है। पेमेंट सेटिंग का मतलब ये है कि पेमेंट टाइप्स आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, और पेमेंट टर्म्स क्या होते हैं वो आप यहाँ पे आप अपने पेमेंट टर्म्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। कुछ भी लिखिए कि पेमेंट टर्म्स आपके 40 डेज के पेमेंट टर्म्स हैं या कोई भी आप टैक्स लिखेंगे वो आप इनवॉइस जनरेट करते हुए यूज़ कर सकते हैं। आप क्रेडिट कर सकते हैं, तो आप सेव कर लें इसे। ठीक है, तो क्रेडिट भी आपके पास आ गया। और अगर मैं इसे पेमेंट टर्म्स पे जाके 40 डेज कर लेता हूँ, तो यहाँ 40 डेज आएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। नेक्स्ट जो है, अब हमने ये सारी चीज़ें सेटिंग जो है हमने एक मरतबा कर लेनी है और फर्दर फ्यूचर में अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ती है कस्टमर्स में पेमेंट मेथड में या फिर कंपनी की इंफॉर्मेशन कुछ भी, तो हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इनवॉइस जनरेट करने पर। इनवॉइस जनरेट करते हुए बहुत ईजी है, ये है कि हमने एक मरतबा जब सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर दी, जैसे कस्टमर जैसे बायर की इन्फॉर्मेशन है, एक कंपनी है एम एस लकी, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फीड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इनवॉइस नंबर ऑटो जनरेट हो तो आप इसको ऑटो पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली हर इनवॉइस नंबर जो है इंक्रीमेंट के साथ जनरेट होने लगेगा खुद से, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप खुद टाइप करें तो आप उसका ऑटो से चेक हटा दें और यहाँ पे आप खुद भी टाइप कर सकते हैं। फिर फ्यूचर में आपने हर हर इनवॉइस नंबर खुद से लिखना पड़ेगा। अभी हम ऑटो पे चले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास से बायर और सेलर का प्रोग्रेस सेट हो गया, इनवॉइस डेट सेलेक्ट हो गई। इनवॉइस रेफरेंस नंबर इन केस अगर ये डेबिट नोट होगा तो इनवॉइस का रेफरेंस नंबर आपको चाहिए होगा जो एफ की आईडी होगी। सिनेरियो आईडी सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट होती है सैंड बॉक्स यानी टेस्टिंग फेज के अंदर, ऐसे सेलेक्ट नहीं होती। परचेज ऑर्डर अगर आप चाहते हैं प्योर आप डाल दें, डीसी डाल दें, पेमेंट टाइप आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये ऑप्शनल है सारी की सारी चीज़ें। अगर आप जो जैसे अभी हमने ऐड किया था 40 डेज से पेमेंट टाइम और पेमेंट टर्म्स जो है हमारे पास आ गई, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, यहाँ पे एडवांस इनकम टैक्स का भी ऑप्शन मौजूद है 26(3)G और 236H। ठीक है, इस लिहाज से यहाँ पे आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। ठीक है, जो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, जो ना यूज़ जिनको यूज़ नहीं करना वो यूज़ ना करें। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ। अब ये ऊपर वाली फील्ड जब जो मैंने कर ली, सो मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट ही ये नीचे मैं सारे आइटम्स ऐड करूँगा। जैसे ही मैं नीचे आया सबसे पहले एच एस कोड है, एच एस कोड पर सिलेक्ट किया तो एच एस कोड के अगेंस्ट जितने भी मेरे पास आइटम मैंने ऐड किए थे वो सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ पे आ गए। ये मेरी प्रोडक्ट की लिस्ट है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास का यूएम जो है वो नंबर यूनिट्स और पीसेस है, वो मैंने लिख दिया। अगर मैंने इसको सेट किया हुआ होता पीछे तो वो नंबर यूनिट्स और पीसेस पहले से आ जाता। ठीक है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है जो कि मैंने पहले सेट कर दी पीछे। यूनिट प्राइस हम आप लिखेंगे, फिर आप यूनिट प्राइस 400 लिखा और उसको क्वांटिटी 2 लिखी और एंटर प्रेस कर दिया। सारी कैलकुलेशन जो है सेल टैक्स वगैरह की सबकी कैलकुलेशन वो यहाँ पे होकर आ गई। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक एक आइटम ऐड किया है, अब मैंने अपनी प्रोडक्ट चेंज की। ठीक है, सेम एच एस कोड है, सब सब चीज़ें सेम है, सिर्फ मेरी प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, प्रोडक्ट चेंज की मैंने मैं एक आइटम ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेम एच एस कोड दो प्रोडक्ट्स मैंने अपने ऐड कर ली। अब मैं एक और डिफरेंट एच एस कोड की इसी इनवाइस के अंदर ऐड कर रहा हूँ। एक मिनट, ये जो ठीक है, ये एक एच कोड है जो मैंने ऐड किया हुआ है, इसका UM KG है। इसकी एक प्रोडक्ट है इंक, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। सही है,
इसकी एक और प्रोडक्ट में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने दो एच एस कोड यूज़ किए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप इससे ज़्यादा एच एस कोड भी यूज़ कर सकते हो। एक इनवॉइस के अंदर मल्टीपल एच एस कोड आ सकते हैं। ठीक है, एक एच एस कोड, एक आइटम जो है के अगेंस्ट सेम एच एस कोड दो बार भी आ सकते हैं, मसला नहीं है। और सब ये अभी इस इनवॉइस में मेरे पास क्या है, दो आइटम्स जो थे सेम एच एस कोड के थे, दो आइटम जो थे वो डिफरेंट एच एस कोड के थे। ठीक है, ये आपको डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये आइटम नेम भी आ रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से आइटम्स हैं, उनके एच एस कोड क्या है। ठीक है, और उनके जो प्राइस थी और टैक्सेस थे, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। मैं इस इनवॉइस को सेव करूँगा। अब यहाँ पे जो आपके पास देखिए इन्फॉर्मेशन आई है, ये आई है एफबीआई की तरफ से वैलिडेशन रिस्पॉन्स। ठीक है, ये इनवॉइस वैलिड है। ये इनवॉइस सेव करते हुए मैं एफबीआई से वैलिडेट भी करवा रहा हूँ कि ये जो इनवॉइस मैं सेव कर रहा हूँ ये हर तरह से उनकी क्राइटेरिया के मुताबिक सेव हो रही है। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया के मुताबिक वैलिड भी है। ठीक है, अगर इनवैलिड होती तो यहाँ पे कोड 001 आता और यहाँ पे इनवैलिड लिखा हुआ था। ठीक है, अब ये वैलिड है और ये आपके पास सिस्टम में सेव हो जाएगी। इनवॉइस नंबर क्या है हमारा, सबसे पहले हम देख लेते हैं, 00001 है। ठीक है, ये इनवॉइस हमारी सेव हो गई सिस्टम के अंदर, लेकिन एफबीआर में अभी पुश नहीं हुई है। ये हमारे सिस्टम में डेटाबेस में सेव हो गई है। अब हम और इनवॉइसेस भी जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी एफबीआर में पुश नहीं हुई। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, आप देखें यहाँ पे फॉर्म है व्यू एंड पोस्ट इनवॉइसेस। अब यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस आ रही है पेंडिंग के टैब के अंदर, यहाँ पे मेरे पास वो इनवॉइस आ रही है जो भी मैंने जनरेट की। ठीक है, अब मैं इसको देखना चाहता हूँ तो मैं कैसे देख सकता हूँ, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। अभी मेरे सिस्टम में थोड़ा सा लेट रिपोर्ट ओपन होती है तो इसको देख लेते हैं। वरना इसमें रिपोर्ट फॉर्म से ओपन हो जाती है। इसमें आपने इनवॉइस की जो एक समझ लें कि एक सैम्पल होता है, इनवॉइस का जो नॉर्मली सैंपल आता है, उस लिहाज से हम अपने इनवॉइस को देख सकते हैं। इसके अंदर एफबीआर की वो आईडी मौजूद नहीं, क्योंकि अभी तक हमने एफबीआर को पुश नहीं किया। ये अभी जो हमने इनवॉइस सेव की थी वो हमारे सिस्टम में सेव हुई थी, हमारे पास हमने एफबीआर में पुश नहीं की। एफबीआर में भी हम नेक्स्ट स्टेप में पुश करेंगे तो वहाँ से हमें एक एफबीआर की आईडी रिटर्न में मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम इस रिपोर्ट का वेट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम में ऐसे ही थोड़ा सा हो जाता है मेरे सिस्टम में, अदरवाइज ऐसा ऐसा इसका इशू नहीं है, रिपोर्ट फॉर्म से ओपन होती है। अच्छा, ये आ गई आपकी रिपोर्ट। ये मैं इसको थोड़ी छोटा कर लेता हूँ ताकि सबको विजिबल हो जाए ये सारे आइटम्स। ठीक है, ये बाय के नेम, सेलर के नेम, आप ये देख सकते हैं कि जो भी सारे इन्फॉर्मेशन मैंने फीड की है। यहाँ पे क्यूआर कोड में 000 आ रहा है, क्योंकि अब हमने अभी तक पुश किया नहीं तो वहाँ से कोई आईडी मौजूद आई नहीं, वरना यहाँ पे एफबीआर की आईडी आ जाएगी। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में वो। अभी आप इसकी सैम्पल रिपोर्ट देख लें। अच्छा, अभी ये मैं जैसे आपको बताया कि अभी ये सिस्टम में हमारे सेव है, एफबीआर को पुश नहीं हुई। तो अगर आपको यहाँ पे देखते देखें, मैं दोबारा से ऊपर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको देखते हुए ऐसा लगता है कि कोई चीज़ गलत हो गई है, कोई चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन आ गई है या गलती से इनपुट हो गया, तो आप यहाँ से फिलहाल डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि एफबीआर को अभी नहीं गई। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ड्रॉ सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबाएंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन ये पूछ लेगा कि आपने रिकॉर्ड रिमूव करना है। आप यस करेंगे तो ये इनवॉइस डिलीट हो जाएगी सिस्टम से, फिर आप दोबारा जाके इनवॉइस बना सकते हैं। ठीक है, हमने इसको पुश करना है अगर, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। अब हम जा रहे हैं पुश करने इसे सर्वर के ऊपर। ठीक है, यानी एफबीआर को पुश करने जा रहे हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और पोस्ट सेलेक्टेड पे क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे आ गया इनवॉइस पोस्टेड सक्सेसफुली। अब ये पेंडिंग के टैब से ये इनवॉइस गायब हो गई। अब ये कहाँ चली गई, ये पोस्टेड में आ गई। पोस्टेड में आ गई और हमें क्या मिल गया, एक एफबीआर की आईडी मिल गई। ये रिस्पॉन्स में कि हमने एक इनवॉइस पोस्ट की, उसके रिस्पॉन्स में हमें क्या मिला, एक ये एफबीआर की आईडी मिल गई। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इस पोस्टेड के टैब में आके डबल क्लिक करता हूँ, तो मुझे अब इनवॉइस जो मिलेगी उसके अंदर वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने पहले देखी थी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और एडिशनल हो गई कि हमारे पास एफबीआई की आईडी आ गई, और क्यूआर कोड अगर आप स्कैन करेंगे तो उसके अंदर भी यही आईडी मौजूद है। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारी जो इनवॉइस है
ये हमारी FBR के पोर्टल पे पोस्ट हो गई है सक्सेसफुली। ठीक है, ये इनवाइस, ये आपके पास ये सारी की सारी डिटेल्स आ गई हैं और ये इनवाइस पोस्ट हो गई। इनमें से बहुत सारी डिटेल्स जो है ये हमारे अपनी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है, और इसमें से बहुत सी कम इंफॉर्मेशन होती है जो कि FBR को पोस्ट हो रही होती है। ठीक है, ये आपको पता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे PO नंबर, DC नंबर और इस तरह के टैक्सेस वगैरह जो है एक्स्ट्रा, ये सब FBR को पोस्ट नहीं होते। ठीक है, अब ये आपने इनवाइस देख ली, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो जब भी आप, आपको किसी इनवाइस को प्रिंट करना होगा। पोस्टेड में आ गए, जो इनवाइस पोस्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप यहाँ पे इसके जाके प्रिंट के ऑप्शन में जाके प्रिंट रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF वगैरह के अंदर। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। एडिशनल अगर आपने आपके पास जब सारे बहुत सारी इनवॉइसेज हो जाएंगी तो यहाँ पे आपके पास पूरी ग्रिड जो है नीचे ये फिल हो जाएगी नीचे, तो आप इसको इसमें से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल। अच्छा, एक और सीन ये है कि ऑल पोस्टेड डाटा, ये एक और नया टैब आ गया, ऑल पोस्टेड डिटेल। इसमें आपके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपके इनवॉइसेस की। अभी आपने जो आइटम्स ऐड किए, 4 आइटम्स ऐड किए थे, ठीक है, एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट। देखिए इनवॉइस नंबर 0001 डबल यानी कि 401 के अगेंस्ट आपने 4 प्रोडक्ट्स ऐड किए थे, वो है मौजूद यहाँ पे। FBR की ID मौजूद है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे, उनकी यूनिट प्राइस क्या थी, उनकी क्वांटिटी क्या थी, डिस्काउंट क्या था। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद है और इसे आप फर्दर किसी भी पर्पज़ के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट का बटन यहाँ मौजूद है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी पर्पज़ के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इसे। वरना आपके पास जो है इनवॉइस जनरेट करने का ऑप्शन मौजूद है, और इस तरह के डिफरेंट, अगर इनवॉइस किसी वजह से फेल हो जाती है पोस्ट होना, तो वो भी आपके पास यहाँ ऑप्शन मौजूद है कि यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी कौन सी इनवॉइस फेल हो गई पोस्ट होने से। ठीक है, उसका रीज़न वगैरह भी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक, तो ये सिस्टम पूरा है कंप्लीट। इसमें आप अपने इनवॉइसेस पोस्ट कर सकते हैं जिनकी लाइव प्रोडक्शन की आ गई हैं, वो पहले टेस्ट कर लें सिस्टम को अपने लिहाज से यूज़ करके, अपने सैंडबॉक्स पे पहले टेस्ट कर लें। सैंडबॉक्स में और लाइव में से डिफरेंस ये होता है कि यहाँ जब सैंडबॉक्स पे रहेंगे तो सिनेरियो ID आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन सिनेरियो, और लाइव में आप सिनेरियो ID का ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएगा, वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो वो मसला नहीं है। और पहले आप सैंडबॉक्स पे थोड़ा सा पोस्ट करके टेस्ट करें, तो इसको यानी फेमिलियर हो इन सब चीज़ों से। उसके बाद आप जो है आसानी के साथ आप लाइव पे जाएं, लाइव प्रोसेस में जाएं और इनवॉइस को पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये है इसका डेमोन्स्ट्रेशन। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आप में लगता है कि कोई चीज़ लैग कर रही है, क्योंकि FBR के मुताबिक जो FBR को इन्फॉर्मेशन चाहिए उस लिहाज से सिस्टम जो है 100% वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कि आपको कुछ लगता है कि कुछ ऐड हो सकती है, कुछ बेहतर हो सकती है, वो फीडबैक भी दे सकते हैं हम। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूँ, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी इंस्टॉलेशन और इसका यूजेस किस तरह से होगा क्लाइंट एंड पे। कस्टमर जो भी हमारा जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है तो किस तरह से होगा। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस तरह से है कि इसका डेटाबेस जो है वो हम रखेंगे क्लाउड बेस्ड। ठीक, क्लाउड में मीन्स कि ये डाटा स्टोर होगा वो एक क्लाउड सर्वर पे स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, ताकि क्योंकि प्रॉब्लम होती है ये है कि क्लाइंट के पास डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट तरह से यूज़ कर रहे होते हैं, वो डाटा को सिक्योर नहीं कर पाते। कभी वायरस से आ जाते हैं, कभी विंडोज़ कर पे आती है, तो डाटा को निकालना, डाटाबेस को निकालना, डाटा को सिक्योर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और डाटा को दोबारा से उनके सिस्टम में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डेटाबेस जो है वो हम अपने पास ही एक सर्वर बाय करते हैं, वो मैं भी मैनेज कर दूंगा इंशाल्लाह। हम वहाँ पे हम डेटाबेस को रखेंगे। ठीक है, हर कस्टमर को डेटाबेस अलग अलग होगा और वो अलग 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 मॉनिटर भी हो सकेगा। मीन्स कि अगर आप लोग चाहते हैं, आप जैसे कि आप लोग के अंडर बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और आप अपने पास डैशबोर्ड चाहते हैं कि कौन सा कस्टमर क्या पोस्ट कर रहा है और कौन सा मैसेज पोस्ट कर रहा है, वो डिटेल चाह रहा है, तो वो भी इजीली आपको वो सर्वर से इंटरेक्शन वो सिस्टम मिल सकता है। ठीक है, वो आसानी हो जाएगी आपके लिए भी। ठीक है, और यहाँ पे जो डाटा की सिक्योरिटी का इशू है वो ये भी ज़्यादा बेहतर है कि डाटा करप्ट होने से, डाटा डिस्ट्रॉय होने से और डाटा की समझ लें कि मिसमैनेज होने से बच जाएगा। वो इस सर्वर पे होगा जो यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होगा। सर क्लाइंट कंप्यूटर पे बस एक सॉफ्टवेयर को हम कॉपी करेंगे और एक जो है एक रन टाइम जो है वो इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके अलावा हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
कभी भी क्लाइंट का कंप्यूटर करप्ट होता है या कुछ भी होता है तो उससे हम सॉफ्टवेयर को सॉल्व करेंगे और वो कनेक्शन जो है खुद ही ऑटोमेटिकली डेटाबेस सर्वर से बन जाएगा उसे। हमें कुछ बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशन की और बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से ना। और ये बहुत ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन। ठीक है। अभी तक बस इतना ही। ठीक है, और इसके अलावा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ये वीडियो आपने इंशाल्लाह पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। अब कोई क्वेश्चन हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।